दोपहर का समय था और पुणे शहर की सड़कें सूरज की झुलसती धूप में धक धक कर रही थी। ट्रैफिक का शोर, रिक्शों के हार, मोटरसाइकिलों की गड़गड़ाहट और बसों के इंजन का धुआं फिजा में फैला हुआ था। पसीने से तर-बतर लोग जल्दी-जल्दी अपने काम की तरफ जा रहे थे। रश्मि वर्मा, जो एक मकामी कॉलेज की होनहार तालिबा थी, अपने बैग के साथ स्कूटी पर घर लौट रही थी। गर्मी से पसीने के कतरे माथे से बह रहे थे, मगर उसकी नजरें सीधी आगे सड़क पर जमी थी। एक बड़े चौराहे के करीब पहुंचकर उसने अपनी रफ्तार मामूली कम की ताकि इर्द-गिर्द का जायजा ले सके। वह हमेशा ट्रैफिक कवानीन का ख्याल रखती थी। अचानक सामने से दो लंबे चौड़े पुलिस वाले इंस्पेक्टर भावेश सिंह और सब इंस्पेक्टर राजेश पाटिल सड़क के बीचों बीच आ खड़े हुए। उनका अंदाज ऐसा था जैसे किसी खतरनाक मुजरिम को रोक रहे हो। रश्मि ने फौरन ब्रेक लगाई और स्कूटी एक झटके से रुक गई। भावेश सिंह आगे बढ़ा, चेहरे पर कर्तगी और आवाज में रूनत। स्कूटी साइड में लगाओ। इर्द गिर्द खड़े कुछ लोग रुककर देखने लगे। रश्मि ने पुरसुकून रहने की कोशिश करते हुए पूछा, जी सर, क्या मसला है? राजेश ने आगे बढ़कर स्कूटी की हेडलाइट पर झुककर एक नजर डाली। फिर तंजिया मुस्कान के साथ बोला, हेडलाइट खराब है। यह सड़क पर खतरा है। 5,000 का जुर्माना देना होगा, वरना गाड़ी जब्त कर लेंगे। रश्मि चौंकी। उसकी लाइट बिल्कुल सही काम कर रही थी। उसने फौरन जवाब दिया, मेरी लाइट तो ठीक है सर। यह इल्जाम झूठा है। उसके लहजे में डर के बजाय एतमाद था। इर्द गिर्द के लोग एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर कुछ कहने की हिम्मत ना कर सका। भावेश का लहजा और सख्त हो गया। ज्यादा अक्ल दिखाने की कोशिश मत करो, वरना अंजाम बुरा होगा। रश्मि ने गहरी सांस ली, अपने आसाब पर काबू पाया और साफ लफ्जों में कहा, कानून के मुताबिक चालान काटे, मैं पैसे हाथ में नहीं दूंगी। यह जुमला सुनकर भावेश और राजेश दोनों की आंखों में गुस्से की चमक उभरी। भावेश ने राजेश की तरफ देखा और फिर रश्मि की तरफ झुक कर बोला, देखते हैं तुम्हारा यह इत्माद कब तक रहता है। यह लम्हा वो मोड़ था जब एक आम दिन एक गैर मामूली और खतरनाक कहानी में बदलने वाला था। एक ऐसी कहानी जिसमें एक आम लड़की ने ताकत के नशे में चूर करप्ट पुलिस को ललकारा और पूरे शहर को दिखा दिया कि सच और हिम्मत के आगे जुल्म ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। रश्मि के आखिरी जुमले ने जैसे भावेश के गौरूर को चकनाचूर कर दिया था। उसकी आंखों में इश्तियाल की लाली उभर आई। उसने एक तेज कदम आगे बढ़ाते हुए रश्मि का बाजू सख्ती से पकड़ लिया, इतनी जोर से कि उसके हाथ पर निशान पड़ गया। धमकी अमेज लहजे में बोला, यहां सड़क पर मेरा कानून चलता है, समझी? कानून की किताबें कॉलेज में पढ़ाते हैं, हम यहां अपना हिसाब चलाते हैं। राजेश, जो थोड़ा पीछे खड़ा तमाशा देख रहा था, एक मकरूह मुस्कान के साथ स्कूटी को खींचकर एक तरफ ले गया। फिर जानबूझकर पूरी ताकत से उस पर लात मारी। धक्के से स्कूटी का अगला हिस्सा हिल गया। रश्मि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर वह अपनी जगह डटी रही। यह मेरा वाहिद जरिया आवाजाही है, इसे हाथ मत लगाइए, रश्मि ने बुलंद आवाज में कहा ताकि इर्द गिर्द के लोग सुन सकें। मगर राजेश ने कहखा लगाया, पहले तुम्हें अकल सिखाएंगे, फिर गाड़ी भी ले जाएंगे। और हां, यहां लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं, बचाने कोई नहीं आएगा। यह कहते हुए उसने आसपास नजर दौड़ाई। वाकई लोग रुके हुए थे, मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे, मगर कोई दखल देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इन दोनों का खौफ शहर में मशहूर था। रश्मि ने एक लम्हे के लिए सोचा कि शायद खामोशी बेहतर हो, मगर फिर खुद को याद दिलाया कि खामोशी ही ऐसे लोगों को ताकत देती है। वह कुछ कह पाती, उससे पहले भावेश ने अचानक एक जोरदार धक्का दिया। वह खड़ा कर पीछे गिरी। उसके हाथ गर्म तारकोल से रगड़ खा गए और घुटने छिल गए। दर्द के बावजूद वह बमुश्किल उठने की कोशिश करने लगी। इस दौरान भावेश और राजेश के चेहरे पर फातेहाना गुरूर था, जैसे उन्होंने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। रश्मि ने गिरते पड़ते अपना बैग संभाला और फौरन उसमें से फोन निकाला। उसकी उंगलियां कांप रही थी, मगर उसने सीधा अपने भाई अर्जुन वर्मा का नंबर मिलाया। अर्जुन सिर्फ उसका भाई ही नहीं,
बल्कि भारतीय फौज में एक बहादुर कैप्टन था जो हमेशा इंसाफ और सच्चाई के लिए खड़ा रहता था। फोन मिलते ही रश्मि ने हाफते हुए आवाज में लर्जाहट के साथ कहा, अर्जुन भाई जल्दी आओ, बस स्टैंड वाले चौराहे पर हूं। यह पुलिस वाले उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले भावेश ने झपटकर फोन छीनने की कोशिश की। रश्मि ने पूरी ताकत लगाकर फोन अपने जिस्म के पीछे छुपा लिया। किससे बात कर रही हो? भावेश ने गुस्से में पूछा। रश्मि ने जवाब नहीं दिया। राजेश ने आगे बढ़कर तंजी किया, अगर इसके घर वाले आए तो उनका भी हाल बुरा करेंगे। हमने किसी को नहीं छोड़ा आज तक। फोन पर अर्जुन की आवाज अब भी आ रही थी। रश्मि सुनो, बात करो। रश्मि ने जल्दी से कहा, भाई यह दोनों जल्दी आओ। और उससे पहले कि वह मजीद कुछ बताती, भावेश ने फोन पर हाथ मारा। फोन जमीन पर गिरा मगर कॉल जारी रही। अर्जुन ने हर लफ्ज सुन लिया था। भावेश ने जमीन से फोन उठाया और कॉल काट दी। फिर रश्मि की तरफ झुककर बोला, अब देखते हैं तुम्हारा हीरो भाई कब आता है। तब तक तुम्हें ऐसा सबका सिखाएंगे कि याद रखोगी। रश्मि ने जख्मी हाथ से अपना चेहरा साफ किया और सख्त लहजे में कहा, तुम दोनों को इसका हिसाब देना पड़ेगा, वर्दी में छुपे घुंडो। यह सुनकर राजेश ने कदम आगे बढ़ाए और कहा, यह लड़की जुबान बहुत चलाती है। भावेश, क्यों ना अभी से इसकी गाड़ी उठाकर गोदाम ले चलें? भावेश ने इत्तेफाक में सर हिलाया। हाँ, और थोड़ा और जलील करके उन्होंने रश्मि को पीछे धकेल दिया। उसकी स्कूटी पिकअप वैन में डाल दी। गोदाम का नाम सुनते ही इर्द गिर्द के कुछ लोग चौंके, क्योंकि सब जानते थे कि वह जगह गैरकानूनी कामों का गढ़ थी। रश्मि सड़क के बीचों बीच खड़ी रह गई। दिल की धड़कन तेज, सांस फूली हुई, जिस्म पर जख्म और कपड़ों पर गर्द, मगर उसकी आंखों में खौफ के बजाय गुस्सा भड़क रहा था। उसने खुद से अहद किया कि आज का दिन इन दोनों के लिए आखिरी दिन साबित होगा, जब वह मासूम लोगों पर जुल्म कर सके। उसी लम्हे उसके दिल में एक अजीब सा सुकून आया कि उसका भाई अर्जुन अब रास्ते में होगा, और अर्जुन को वह जानती थी, वो कभी ना इंसाफी को यूं ही बर्दाश्त नहीं करता। उस दिन सड़क पर मौजूद हर शख्स ने एक आम लड़की की आंखों में वो अज्म देखा जो बड़े बड़े वर्दी वाले अफसरान को हिला सकता था। रश्मि के जख्मी हाथ कांप रहे थे, मगर उसकी नजरें अब भी उसी सम जमी थी जिधर भावेश और राजेश उसकी स्कूटी ले गए थे। सड़क पर खड़े लोग आहिस्ता आहिस्ता बिखरने लगे। कोई यह कहकर हट गया कि झगड़े में ना पड़ो। कोई महज वीडियो बनाकर खामोशी से चला गया। हर चेहरे पर एक ही तासुर था, डर। भावेश के धक्के से उसके कंधे में दर्द हो रहा था, मगर यह दर्द रश्मि के अंदर उठने वाले गुस्से के मुकाबले में कुछ भी ना था। वो जानती थी कि यह वक्त शायद उसके लिए सबसे मुश्किल इम्तिहान था, लेकिन अब पीछे हटना नामुमकिन था। चंद ही लम्हों बाद भावेश वापस आया, हाथ में एक बदबूदार बाल्टी लिए। वो गंदी नाली का पानी था जिसकी बदबू से आसपास का माहौल और भी मकरूह हो गया। रश्मि कुछ कह पाती, उससे पहले ही उसने बाल्टी का पानी सीधा उस पर उंडेल दिया। पानी उसके कपड़ों और बालों से टपकने लगा। धूप में वह और भी बेहाल नजर आने लगी। रश्मि ने दांत भी कर कहा, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। भावेश ने तंजिया कहखा लगाया, हमें कोई नहीं रोक सकता। राजेश ने हाथ के इशारे से पिकअप वैन के ड्राइवर को कहा कि स्कूटी लेकर फौरन पुराने गोदाम पहुंच जाए। गोदाम जो शहर के किनारे एक वीरान इलाके में था, और हर कोई जानता था कि वहां से खैर की कोई खबर नहीं आती। रश्मि अब सड़क के बीचों बीच बैठी रह गई। कपड़ों पर गंदे पानी के धब्बे, जख्मों से रिसता हुआ खून और चेहरे पर चिपका हुआ गुस्सा, मगर आंखों में एक ही चीज थी, अपने भाई अर्जुन पर भरोसा। तकरीबन 20 मिनट बाद दूर से एक इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई। अंत में एक फौजी बाइक पर तेज रफ्तार से आता है, और हेलमेट उतारते ही अर्जुन वर्मा का चेहरा नजर आता है। उसकी बहन रश्मि जख्मों से भरी हुई होती है। उसने बताया कि पुलिस के लोगों, भावेश और राजेश, ने उस पर हाथ उठाया और उसकी स्कूटी छीन ली। अर्जुन ने उसे अस्पताल भेजने का फैसला किया और पुलिस स्टेशन की तरफ चला गया, जहां उसने डीसीपी प्रभाकर
नाइक से मुकाबला किया। अर्जुन के कहने पर प्रभाकर ने मना किया कि उनका कोई गुनाह है, लेकिन अर्जुन ने कहा कि वो उन दोनों को देखे बिना नहीं जाएगा। प्रभाकर ने बताया कि भावेश और राजेश पुराने गोदाम में हैं। अर्जुन ने अपनी यूनिट को बुलाया और वहां चला गया। गोदाम के बाहर कुछ गुंडे थे जो उसे देख रहे थे। अर्जुन ने भारी गाड़ी से गोदाम का दरवाजा तोड़ दिया। जंग शुरू होती है और अर्जुन अपने फौजी साथियों के साथ मिलकर भावेश और राजेश से लड़ता है। वो गुंडार एक के बाद एक गिरने लगते हैं, लेकिन भावेश और राजेश को रोकना आसान नहीं है। आखिर में प्रभाकर खुद आता है, जो सभी गुनाहगारों का समर्थन करता है। अर्जुन को एहसास होता है कि सब कुछ एक बड़े रिश्वतखोर का है। वह देखता है कि यह जंग सिर्फ उसकी बहन के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ के लिए है। यह कहानी सिर्फ एक भाई का उलझन नहीं, बल्कि एक फौजी का भी है जो अपने देश की रक्षा करता है।